हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रणव पाठक और मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथमेटिक्स विद प्रणव में। हम लोग इंटरमीडिएट की फ़िज़िक्स स्टार्ट किए थे, बोर्ड की फ़िज़िक्स स्टार्ट किए थे, जिसमें कूलम्ब्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पहला चैप्टर है जो मैंने उठाया है। और इसका पहला लेक्चर पिछले लेक्चर में मैंने किया था, आज इसका दूसरा लेक्चर है। तो हम लोग इससे पहले कि मैं लेक्चर शुरू करूं, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, विनम्र निवेदन कि आप पिछले लेक्चर को देखें, तभी आज का लेक्चर आपको समझ में आएगा। अन्यथा मैथमेटिक्स में तो काम चल भी जाता है, ये तो फिजिक्स है, फिजिक्स में तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा, बिल्कुल समझ में बातें नहीं आएंगी। तो आइए देखते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग करने चलते हैं। हम लोग ने निकाला था कूलम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 K इंटू Q1 Q2 बाई r²। यह आया था, जिसमें परमिटिविटी की बात तो मैंने समझा दी थी, एप्सिलॉन नॉट की बात तो मैंने समझा दी थी। अब K क्या है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, ये क्या है, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, आइए समझते हैं। ये मान लीजिए F किसी मीडियम में रखा है और ये मान लीजिए F वैक्यूम में है, तो वैक्यूम में K होता नहीं, K की वैल्यू 1 होती है वैक्यूम के लिए, Q1 Q2 बाई r², ये हो जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम अगर डिवाइड कर दें, इसको Fm बाई F, तो ये कैंसिल आउट होके क्या बचेगा, कैंसिल आउट होके बचेगा 1/K, और यहाँ से K = F/Fm, ये लिख सकते हैं हम। यानी कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K है हमारा, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कुछ, अगर इस समीकरण को दूसरे समीकरण से डिवाइड कर दें, इन वैक्यूम यानी कि निर्वात में जो हमारा फोर्स होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो ये होगा, वहाँ पे K1 होता है। और अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है तो फोर्स ये होगा, क्योंकि मीडियम में कुछ ना कुछ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मतलब ये होता है, किसी भी मेटल, ऑयल, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आप ले लें, मोम ले लें, कागज़ ले लें, उन सबका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ ना कुछ होता है। सिर्फ मेटल एक ऐसी चीज़ें होती हैं, मेटल यानी कि धातुएं, जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इनफाइनाइट होता है, बहुत बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, वो चार्ज फोर्स को सपोर्ट करता है। लेकिन अगर इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हम कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज़ कर लें जो कि मेटल नहीं है, तो उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो फोर्स को सपोर्ट नहीं करता, फोर्स को कम करता है। क्योंकि आप फार्मूले में देखें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो 1/, में आ रहा है, यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, और ये घटेगा तो फोर्स बढ़ेगा। ओके, यहाँ से भी आप देख सकते हैं F = F/Fm आ रहा है, या एप्सिलॉन 0 K को हम एप्सिलॉन m भी लिख सकते हैं, और यहाँ से K = एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन नॉट आएगा। ये भी आपकी K की एक डिफिनेशन निकल के आ रही है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की जो है डेफिनेशन। ओके, आई होप सो ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। बस इतनी सी ही बात थी इसमें, और कुछ बचा नहीं था, बाकी सब मैंने कवर कर दिया था। ये था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर चर्चा। अब हम लोग आगे चलते हैं। अगला है कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ जो है वो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म क्या है, आइए देखने चलते हैं। जैसे मान लीजिए ये कोई वेक्टर, कोई चार्ज Q1 है और ये कोई चार्ज Q2 है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो Q1 पर Q2 के कारण लगने वाला फोर्स अगर F12 है, और Q2 पर Q1 के कारण लगने वाला फोर्स अगर 21 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है। तो वेक्टरली कैसे लिखें इसे, ये r आप जानते हैं लीनियरली एक्टिव होता है। कैसे एक्ट करता है, इस लाइन के अकॉर्डिंग ही एक्ट करता है। तो इस लाइन से वेक्टर हम बना सकते हैं। तो इस वेक्टर को हमने बनाया r21, 1 से दूसरे की ओर पहले से लाई करना, इंडिकेट करने वाला वेक्टर, दूसरे चार्ज की ओर पहले चार्ज से इंडिकेट करने वाला वेक्टर, और ये बनेगा
पहले चार्ज से दूसरी चार्ज की ओर इंडिकेट करने वाला वेक्टर, ये बनेगा। अब F12 हम निकालने चलते हैं, तो ये वेक्टर है अगर, तो हम इसे लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर इंटू आर की यूनिट वेक्टर ऑफ आर। क्योंकि अगर किसी वेक्टर को, ये आप आई होप सो 11th क्लास में क्लियर होंगे कि अगर कोई वेक्टर है तो उसे लाने के लिए यहाँ पे यूनिट वेक्टर हम यूज़ करेंगे। अब इस यूनिट वेक्टर की बात हम करें अगर, तो इस यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा और ये यूनिट वेक्टर क्या होगा, तो ये कुछ इस तरह होगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर वेक्टर ऑफ आर अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ आर, ये होगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ऑफ R12 है तो यहाँ R21 ले लेंगे हम, तो R21 अपान वेक्टर ऑफ मार जो कि R, तो F12 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू Q1 Q2 बाई आर क्यूब इंटू R21 दिस वेक्टर। ये है वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ का। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया, दो चार्जेस लिए, उनको r डिस्टेंस पे रखा। F12 यानी कि पहले चार्ज पर दूसरे चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, F21 यानी कि दूसरे चार्ज पर पहले चार्ज के कारण लगने वाला फोर्स, एक वेक्टर होगा। और ये डिस्टेंस जो है वो कुछ इस तरह से है कि पहले चार्ज से दूसरे चार्ज की ओर इंडिकेट करने वाली, और ये दूसरे चार्ज से पहले चार्ज की ओर इंडिकेट करने वाली डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस आपस में सेम है, इसलिए इनका मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये मैं साइड में लिख दे रहा हूँ, R12 का मैग्नीट्यूड R21 के मैग्नीट्यूड के सेम होगा, इक्वल होगा। ये बात आपको समझने की है। अब F चूँकि फोर्स है, फोर्स चूँकि आप जानते हैं वेक्टर होता है, तो वेक्टर को यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर हमने लाया। अब इस यूनिट वेक्टर को लाने से फ़ायदा ये हुआ, ये कन्वर्ट हो गया हमारा फार्मूला किस में, एक वेक्टर के फॉर्म में। यहाँ पे हमने यूनिट वेक्टर लाया, यूनिट वेक्टर ला के हम इसकी डायरेक्शन को दिखा देते हैं। अब इसकी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी। F12 ले रहे हैं जो कि इस डायरेक्शन में है, यानी कि बाहर की ओर, इसलिए यहाँ पे F21 आया जो कि इस ओर इंडिकेट कर रहा है। तो F21 बाई R, R21 बाई R, आप जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपान वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर अपान वेक्टर का मैग्नीट्यूड, वेक्टर 21 अपान मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 21 जो कि इक्वल है R के। वेक्टर R1 का भी, इसका भी मैग्नीट्यूड और इसका भी मैग्नीट्यूड दोनों R के इक्वल है, तो ये R के इक्वल है, तो मैंने इसे यहाँ पे रख दिया। तो R स्क्वायर पहले था, एक R और आएगा तो मल्टीप्लाई होके R क्यूब हो जाएगा। और ये बना आपका कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, जो कि बहुत इजी चीज़ है, समझ में आ गई होगी आई होप सो आपको। आई होप सो वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं इसे इरेज करता हूँ, अब हम आगे चलते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। इसे आप ज़रूर समझें, अच्छे से नोट करें, क्योंकि ये आपके बोर्ड में बनता है क्वेश्चन इससे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन समझा देता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या है? अगर कोई चार्ज Q पॉजिटिव हो या नेगेटिव, ये हम मान लीजिए नहीं जानते, यहाँ पे है Q1 और एक चार्ज Q2 यहाँ है, एक चार्ज Q3 यहाँ है, एक चार्ज Q4 यहाँ है। तो इस चार्ज पर जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो इन सभी के कारण लगने वाले फोर्स का रिजल्टेंट होगा, और वो फोर्स कुछ इस तरह होंगे। क्योंकि फोर्स लीनियरली एक्टिव होता है, लाइन के अकॉर्डिंग एक्ट करता है,
तो इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग वो फोर्स होगा, वैसे इन दोनों को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग होगा, और इन दोनों मिलाने वाली दोनों चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अकॉर्डिंग एक्टिव होगा। और इसका सम कैसे निकालेंगे हम? अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड का सम निकालना है F, तो ये हो जाएगा आपका F1 प्लस F2 प्लस F3, यानी कि तीनों चार्जेस के द्वारा जो फोर्स बन रहा है उसका वेक्टर सम लेंगे हम, फोर्सेस का वेक्टर सम लेंगे हम, तो जो आपका फोर्स निकल के आएगा वो रिजल्टेंट फोर्स होगा इस चार्ज पर, क्योंकि इस चार्ज पर केवल ये तो लगा नहीं रहा, केवल ये तो लगा नहीं रहा, या केवल ये तो लगा नहीं रहा, तीनों फोर्स लगा रहे हैं। तो इसके द्वारा लगाया गया फोर्स भी हम कंसीडर करेंगे, इसके द्वारा लगाया गया फोर्स भी हम कंसीडर करेंगे, और इसके द्वारा लगाया गया फोर्स भी हम कंसीडर करेंगे। तीनों फोर्स चूंकि वेक्टर फॉर्म में, अभी मैंने आपको वेक्टर फॉर्म समझाया, तो वेक्टर फॉर्म में रख के हम इसे ईजिली निकाल लेंगे। ईजिली आप जो है इसे निकाल सकते हैं। ओके, आई होप सो बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे चलें। ये था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये सवालों में यूज़ होता है इसका बहुत ज़्यादा, चार्जेस से संबंधित सवाल जो होते हैं आपके उनमें यूज़ होता है। कहने का मतलब बस इतना सा है कि इनको हम वेक्टरली ऐड करते हैं। अगला है ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स की तुलना, कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की अगर हम कंपेयर करें तो कुछ रिजल्ट्स मिलते हैं जो आपके जो हैं जो रिजल्ट्स जो हैं आपके वो कुछ सिमिलर होते हैं। इनमें जो सबसे पहला है वो क्या है? आप जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स जो आपका होता है वो या तो अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा, अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। लेकिन आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, रिपल्सिव नहीं होता। जिससे ये साबित होता है कि चार्ज जो होता है वो दो टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, जबकि मास जो होता है वो एक ही टाइप का होता है। क्योंकि मास जो है वो एक ही टाइप का होता है और चार्जेस दो टाइप के होते हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों होता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव ही होता है। दूसरा डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है आपका, ये डिपेंड्स अपॉन मीडियम पर डिपेंड करता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है आपका, ये डज नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम, नॉट डिपेंड अपॉन मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। कहने का मतलब पृथ्वी जैसे आपकी अर्थ जो है वो सन के साथ ग्रेविटेशनल फोर्स में बंधी हुई है, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स आप अर्थ की सरफेस पर अगर लेते हैं कोई चीज़, जैसे ये मार्कर मैं अगर गिरा दूं तो ये नीचे इसके बीच में कोई मीडियम नहीं है तो ये इसे आसानी से अपनी ओर खींच लेता है। लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो अगर दोनों चार्जेस के बीच में कोई मीडियम है तो उस मीडियम पर डिपेंड करेगा और जो है उसकी वजह से कम या ज़्यादा हो जाएगा, जबकि आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम या ज़्यादा नहीं होगा, वो हमेशा उतना ही होगा, क्योंकि ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे अर्थ के सरफेस पे कोई भी चीज़ जो है वो उतने ही अट्रैक्टिव फोर्स से वो अपनी तरफ खींचेगी जितना उसका
मास होगा, मास के अकॉर्डिंग एम इंटू जी के अकॉर्डिंग, वेट के अकॉर्डिंग आप जो है अर्थ जो है वो खींचती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अपनी ओर। और जो थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फोर्स is much greater than gravitational force, is much greater than gravitational force से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। एक्चुअल में ये 10 की घात 43 गुना बड़ा होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, और 10 की घात 36 गुना बड़ा होता है प्रोटॉन्स के लिए। किससे? आपके ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स की अपेक्षा ग्रेविटेशनल फोर्स की जगह पे जो आपका इलेक्ट्रिक फोर्स होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, मच ग्रेटर देन होता है, और वो आपका बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस के लिए भी ट्रू होता है, बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस पर भी लागू होता है। जबकि आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में बड़ा नहीं होता, इलेक्ट्रिक फोर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। लेकिन ये जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है हमारा ये बहुत ज़्यादा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में। ओके, तो आई होप तो इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी। आज की क्लास को मैं यहीं रोकूंगा, मिलते हैं कल, तब तक के लिए गुड डे।